मऊ नाथ भंजन, एक नाम जो सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे छुपा है इतिहास का एक गहरा समंदर। यहाँ कभी रामायण की छाया है तो कभी मुगल सल्तनत की आहट, कभी गाजी मियाँ और मलिक ताहिर की कथाएं गूंजती हैं तो कभी नट समुदाय की भुला दी गई पीड़ाएं। लेकिन इस शहर की असली पहचान सिर्फ उसके विजेताओं से नहीं बनती, बल्कि उन गुमनाम मेहनतकश लोगों से बनती है जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर साड़ी की तह में जिंदा है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे मऊ की वो परतें जो अक्सर इतिहास के शोर में दबा दी जाती हैं। हम टटोलेंगे उन मिथकों को जिनसे इतिहास को गढ़ा गया और उन आवाजों को ढूंढेंगे जिन्हें सदियों तक खामोश रखा गया। आइए मऊ नाथ भंजन की इस यात्रा में हमारे साथ चलिए, जहां सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि रगों में दौड़ता है एक संघर्षपूर्ण इतिहास जो आपका इंतजार कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहे हैं जनाब अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा चिंतक, लेखक और पसमानदा डेमोक्रेसी यूट्यूब चैनल के संचालक। मऊ नाथ भंजन का इतिहास बहुत पुराना है और गहराई से भरा हुआ है। ये नगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में छोटी सरयू यानी तमसा नदी के किनारे बसा है। इसकी पहचान न सिर्फ एक ऐतिहासिक नगर के रूप में है बल्कि ये धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और जहां माता सीता ने वनवास के दौरान समय बिताया था। यह भी माना जाता है कि भगवान राम के दो पुत्र लव और कुश यहीं जन्मे थे। यद्यपि इन कथाओं का प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेजों में नहीं मिलता, लेकिन पीढ़ियों से इनकी स्मृति यहाँ के लोगों की जुबान और श्रद्धा में जीवित रही है। मऊ नाथ भंजन की पहचान केवल धार्मिक या पौराणिक कहानियों से नहीं जुड़ी, बल्कि एक ऐसा नगर है जहां विभिन्न शासकों और संस्कृतियों ने अपनी छाप छोड़ी। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के बाद यह क्षेत्र मुगल शासन के अधीन आ गया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इस जमीन को अपनी बेटी जहांआरा बेगम को जागीर के रूप में दिया था। जहांआरा बेगम ने शाही कटरा में यहीं अपना आवास और शाही मस्जिद बनवाई थी और अपनी सुरक्षा के लिए इसे सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया था। उन्होंने बुनकरों और दस्तकारों को यहाँ बसाया, जिससे इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिला। यहीं से मऊ की प्रसिद्ध भंजन साड़ी की परंपरा शुरू हुई। ये साड़ी आज भी देश और विदेश में मशहूर है। इस शहर को ताने बाने की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की साड़ियों में एक खास तरह की नफासत और बुनावट होती है जो दूसरी जगहों से अलग है। मऊ की स्थानीय भाषा को मऊवाली बोला जाता है, जो कुछ कुछ भोजपुरी उर्दू जैसी है। मऊ नाथ भंजन की यह खासियत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की साड़ी और कपड़ा उद्योग में काम करने वाले ज्यादातर लोग उन्हीं समुदाय से आते हैं जिन्हें सामाजिक रूप से पिछड़ा या पसमानदा कहा जाता है। अंसारी, मोमिन, दर्जी, जुलाहे जैसे समुदाय पीढ़ियों से इस कला को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन इनके योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये विडंबना है कि जो लोग देश की संस्कृति को अपने हाथों से बुनते हैं, वही लोग सम्मान और अधिकारों की लड़ाई में सबसे पीछे छोड़ दिए जाते हैं। मऊ की साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि मेहनतकश लोगों की पहचान है, जिनकी कहानी बाजार में कम लेकिन इतिहास में कहीं गहरी दबी हुई है। अंग्रेजी शासन के समय मऊ नाथ भंजन आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों का हिस्सा था। यहाँ के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। 1857 की क्रांति से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक
इस क्षेत्र ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को जन्मा। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यह जमीन जौनपुर के शासन से अलग करके आजमगढ़ के राजा आजम शाह को दे दी गई थी। आजम शाह और अजमत शाह दोनों सगे भाई थे और आजम शाह ने ही आजमगढ़ को बसाया था। वर्ष 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आजमगढ़ और मऊ नाथ भंजन का अधिग्रहण कर लिया और इस क्षेत्र को गोरखपुर जिले में शामिल कर दिया गया। वर्ष 1932 में आजमगढ़ को एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया, जो आज़ादी के बाद वर्ष 1988 तक कायम रहा। तत्कालीन जनपद आजमगढ़ में सबसे अधिक राजस्व मऊ से प्राप्त होता था, इसलिए यहाँ के विकास के लिए प्रयास नगण्य रहा। जिला मुख्यालय यहाँ से 45 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। मऊ को जिला बनाने की मांग कई वर्षों तक चलती रही, जो अंततः 19 नवंबर 1988 को जाकर पूरी हुई और मऊ को प्रदेश के मानचित्र में एक अलग जिले के रूप में बनाया गया। वर्ष 1988 में नए जिले के गठन के बाद इस भूमि का कायाकल्प हो गया है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मऊ जिले के निर्माण में पूर्व सांसद श्री कल्पनाथ राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मऊ नाथ भंजन का इतिहास एक और किस्से से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्सर सबसे ज्यादा सुनाया जाता है। ये कहानी बाबा मलिक ताहिर और नट जाति से जुड़ी हुई है। अधिकतर लोग मानते हैं कि लगभग 1028 ईस्वी में बाबा मलिक ताहिर ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और यहाँ के नट समुदाय को पराजित किया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस समय मऊ पर नटों का शासन था और उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति का बताया गया। इन कथाओं के अनुसार बाबा मलिक ताहिर ने नट राजा को एक बोतल या किसी पत्थर में बंद कर उसे जमीन में दफन कर दिया और तभी से इस जगह का नाम मरा नट भंजन पड़ा और बाद में बदलकर मऊ नाथ भंजन हो गया। इस कहानी को बार बार दोहराया गया है, लेकिन जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या सैयद सालार मसूद गाजी, जिनके कहने पर बाबा मलिक ताहिर को यहाँ भेजा गया था, वास्तव में कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे या फिर वह एक धार्मिक लोक कथा का हिस्सा थे। कुछ इतिहासकार उन्हें महमूद गजनवी का भांजा मानते हैं और उत्तर भारत में उनके नाम से मेलों का आयोजन भी होता है। लेकिन कई शोधकर्ता और लेखक मानते हैं कि गाजी मियाँ की कहानी ज्यादातर लोक विश्वास और कल्पना पर आधारित है। इस संदर्भ में इतिहासकार शाहिद अमीन की प्रसिद्ध किताब कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी द आफ्टर लाइफ ऑफ वेरियस सेंट गाजी मियाँ महत्वपूर्ण है। इस किताब में इस विषय को गहराई से समझाया है, जहां वो दिखाते हैं कि किस तरह गाजी मियाँ की छवि एक योद्धा संत से ज्यादा एक सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वो गाजी मियाँ की ऐतिहासिकता पर सवाल उठाते हैं तो फिर बाबा मलिक ताहिर के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। ये सोचने की बात है कि क्या वह भी एक धार्मिक प्रतीक के रूप में गढ़े गए हैं, जो किसी खास राजनीतिक या सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किए गए हों। मऊ की कथाओं में नट जाति को जिस तरह से राक्षस, अत्याचारी या शैतानी बताया गया है, वह अपने आप में बताता है कि किस तरह विजेताओं ने इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ा। हकीकत यह है कि नट समुदाय भारत की उन घुमंतु जनजातियों में से एक है, जिनकी अपनी जिंदगी, परंपरा और मेहनतकश पहचान रही है। वो लोक कला, नाच गाना, रस्सी पर चलने जैसी पारंपरिक कलाओं में निपुण रहे हैं और अपने श्रम से अपना जीवन जीते रहे हैं। जब बाहरी ताकतें किसी इलाके पर कब्जा करती हैं, तो सबसे पहले वहां के मूल निवासियों को बदनाम किया जाता है। उन्हें असभ्य, जंगली या राक्षस बताया जाता है, ताकि उनकी जगह को कब्जाने का एक नैतिक बहाना तैयार हो जाए। मऊ की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, जहां एक विजेता की गाथा को महान बना दिया गया
और मूल निवासी समुदाय को भुला दिया गया। आज भी बाबा मलिक ताहिर की मज़ार पर एक बड़ा पत्थर रखा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा ने नट राजा को इसी से बंद करके जमीन में दफनाया था। उस पत्थर पर 3 एड़ियों के निशान भी हैं, जिन्हें बाबा की मौजूदगी का सबूत माना जाता है। लेकिन यह पूरा प्रसंग अगर किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक धार्मिक या पौराणिक प्रतीक कम और एक विजेता द्वारा पराजित समुदाय पर लादी गई कहानी ज्यादा लगती है। यह बात दुखद है कि आज भी नट समुदाय के लोग समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं और उनके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। मऊनाथ भंजन नाम की उत्पत्ति को लेकर भी कई मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि मऊ शब्द संस्कृति के मयूर यानी मोर से निकला है, जबकि कुछ इसे तुर्की भाषा से जोड़ते हैं, जहां इसका अर्थ पड़ाव या छावनी होता है। भारत में मऊ नाम की कई जगहें हैं, जैसे फाफा मऊ, मऊ आइमा, जाज मऊ आदि आदि। जहां ये शब्द स्थानीय विशेषणों से जुड़कर उपयोग में आता है, इससे यह साफ होता है कि मऊ नाम का संबंध सिर्फ किसी एक ऐतिहासिक घटना या व्यक्ति से नहीं, बल्कि भाषा, भूगोल और समाज की मिश्रित परंपराओं से है। मऊनाथ भंजन के नाम में नाथ शब्द की उपस्थिति को लेकर यह स्वाभाविक जिज्ञासा है कि क्या इस शहर का संबंध नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय भारत का एक प्रमुख शैव योगी पंथ है, जिसकी उत्पत्ति आदिनाथ भगवान शिव से मानी जाती है। इसके प्रमुख गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ रहे हैं, जिन्होंने इस पंथ को सुव्यवस्थित रूप दिया और हठ योग की साधना को जन जन तक पहुंचाया। ये संप्रदाय मध्यकाल में उत्तर भारत सहित पूरे देश में फैला और इसके अनुयायी योग, साधना और सामाजिक समरसता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। जहां तक मऊनाथ भंजन का सवाल है, ऐतिहासिक रूप से इस नगर के नामकरण से जुड़ी लोक कथाओं में नाथ शब्द के प्रयोग के पीछे 2 प्रमुख धारणाएं मिलती हैं। एक मत के अनुसार नाथ शब्द यहाँ के किसी नाथ योगी या उनकी उपस्थिति से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में नाथ योगियों का प्रभाव रहा है और गोरखनाथ यानी गोरखपुर क्षेत्र भी नाथ परंपरा का बड़ा केंद्र रहा है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि नाथ शब्द स्थानीय शासकों या समुदाय के नाम से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि मऊ नट समुदाय, जिनका उल्लेख नगर के इतिहास में भी मिलता है। हालांकि उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में मऊनाथ भंजन में नाथ संप्रदाय की किसी बड़ी शाखा, मठ या ऐतिहासिक केंद्र की सीधी पुष्टि नहीं होती। लेकिन यह भी सच है कि उत्तर भारत के तमाम नगरों और गांवों में नाथ योगियों की यात्रा, साधना स्थल और प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं और यह संभव है कि मऊनाथ भंजन में भी कभी नाथ योगियों की साधना या प्रवास का स्थल रहा हो। इस नगर के नाम में नाथ शब्द की उपस्थिति इस संभावनाओं को बल देती है कि यहाँ नाथ संप्रदाय की कोई ऐतिहासिक छाया या लोक स्मृति अवश्य रही होगी। आज जब हम मऊनाथ भंजन के इतिहास को देखते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल एक नगर की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष की दास्तान है जो समाज के उन हिस्सों ने झेली जिन्हें इतिहास में कभी नायक नहीं बनाया गया। ये कहानी उन लोगों की है जो मिट्टी से जुड़े रहे, जिन्होंने रोटी और कपड़े के लिए संघर्ष किया और जिनकी पहचान या तो गायब कर दी गई या फिर मिथकों में दफन कर दी गई। मऊ की असली आत्मा उसके बुनकरों, मजदूरों, नटों और साधारण नागरिकों में बसती है, जो हर दौर में जीते रहे लेकिन शायद इतिहास में कभी जगह नहीं पा सके। इसलिए अब वक्त है कि हम शहर की कहानी को सिर्फ बाबा मलिक ताहिर की तलवार या गाजी मियाँ की परछाई से न देखें। हमें यह भी देखना होगा यहाँ की जमीन पर किसने हल चलाया, किसने साड़ियों की बुनाई की और किसने बोझा ढोया।
यही वो इतिहास है जो आज भी जिंदा है हमारी सड़कों, हमारी गलियों और हमारे अपने लोगों की आंखों में। बहुत शुक्रिया।